हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स फिजियोलॉजी। सो जूनियर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए भी ये टीचरों का फेवरेट है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं ये इसकी कार्डियक मसल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और ऐसे नोड की प्रॉपर्टीज़ और इनकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बहुत फ्रिक्वेंटली टीचर्स इसको पूछते हैं। तो ये ट्रिकी भी है, तो मैं इसे आज स्क्रैच से समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे संग एंड तक बने रहें, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव अहेड। सो कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल, ये आप अपने +1 और +2 में पढ़ चुके होंगे, तो एक बार क्विक रिवाइज कर सकते हैं इसको अपन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड। आप सब समझते होंगे इनवॉलेंट्री मतलब एक होती है वॉलेंट्री मसल जो इन आर कंट्रोल होती है, और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसको अपन नहीं कंट्रोल कर सकते। और इसमें सेकेंड है स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब स्ट्रिप्ड लाइक अपीयरेंस होता है इसका। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरकेलेटेड डिस्क। इसमें इंटरकेलेटेड डिस्क होती है, मैं इसको और फर्दर अपकमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये। अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है ऑटो रिदमिसिटी, मतलब ये खुद ब खुद इसकी मतलब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये खुद अपनी इम्पल्स जनरेट करता है, इसको कहते हैं ऑटो रिदमिसिटी। फोर्थ पॉइंट है एक्साइटेबल एंड कंडक्टेबल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कार्डिक मसल की, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मतलब कार्डिक मसल खुद ब खुद एक्साइटेबल हो सकता है और कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, व्हाट डज दैट लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन्स। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसके बीच में आपके मसल का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कई एक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड है 5 सेकेंड, तो यदि वो 0 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो अब वो 5 सेकेंड तक फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो और फिर वो 5 सेकेंड बाद तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब 5 सेकेंड के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब होता है लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। अपन इसको कवर करेंगे कैसे कार्डिक मसल में लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, और ये अपने लिए हेल्पफुल है। और लास्टली कैल्शियम डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको भी आप अपने ब्रेन के कोई पीछे वाले हिस्से में डाल लीजिए, इसको याद रखिए। अपन इसको डिटेल में कवर करेंगे विद इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, जैसा कि मैंने बताया इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या है, आप अपने नीचे राइट वाले डायग्राम में देख सकते होंगे, जहाँ ऊपर लिखा है कार्डियक मसल टिश्यू। इसमें जो येलो कलर से अपन ने रिंग बनाई है, मतलब रिंग्स येलो कलर की रिंग से हाईलाइट किया है इंटरकेलेटेड डिस्क। तो इंटरकेलेटेड डिस्क आर कंपोज ऑफ डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस। तो डेस्मोसोम्स क्या है, डेस्मोसोम्स आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सीमेंट का काम करते हैं। मतलब ये जैसे सीमेंट क्या होता है, दो ब्रिक्स को जोड़ता है और टाइटली उसको बॉन्ड रखता है। तो डेस्मोसोम का यही काम है कि ये दो कार्डियक मसल फाइबर को जोड़ के रखेगा ताकि अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, वो लूज़ ना हो, सब कार्डियक मसल एक साथ बनी रहे एक जगह। और सेकेंडली गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जंक्शंस होते हैं। जैसे अपन ने प्रॉपर्टी में देखा था एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि कार्डियक मसल खुद के अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन कंडक्ट करवाता है, गैप जंक्शन। अगर ये जंक्शन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम ए सेल टू बी सेल अपना ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। तो वंस अगेन इंटरकेलेटेड डिस्क आर कंपोज ऑफ डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। और सेकेंडली स्ट्राइटेड, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइटेड क्या होता है, स्ट्राइटेड मतलब स्ट्रिप्ड लाइक अपीयरेंस। अब इसमें आप फिगर नंबर 7 में देख सकते होंगे, ये है स्केलेटल मसल्स और ये है 8 में है अपनी कार्डियक मसल्स। आप देख सकते हो कितना सारा डिफरेंस है। जो अपनी स्केलेटल मसल है ये बहुत मतलब सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है, और जबकि कार्डियक मसल अपनी स्पिंडल शेप्ड है और पॉइंटेड है। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। अब अपन आ जाते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब मेनली कार्डियक मसल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो एक बार मैं इसके हेड्स एक बार आपको लिस्ट कर दूं, फिर अपन इसको एक एक को डिटेल में समझेंगे अपन। फर्स्ट है अपना इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है। सेकंड ऑटो रिदमिसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि खुद ब खुद ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसमें कोई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन जो अपनी विल से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मैं चाहूँ कि अब मेरा हार्ट
तेज़ तेज़ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा हार्ट अब धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो नहीं हो सकता। ये है ऑटो रिदमिसिटी और ये है इनवॉलेंट्री। ये है इनवॉलेंट्री और ऑटो रिदमिसिटी है कि ये खुद ब खुद इम्पल्स जनरेट करेगा और खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्साइटेबिलिटी कंडक्टिविटी मैंने बताई, खुद ब खुद एक्साइटेबल होगा, खुद ब खुद कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने बताया, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और कैल्शियम डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम एक एक पॉइंट ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन जनरल एक स्केलेटल मसल का पूरा ब्रेन से लेके उसके कॉन्ट्रैक्शन तक का क्या क्या होता है पूरे स्टेप वाइज मैं आपको समझाता हूँ। फिर अपन इससे रिलेट करेंगे कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और फिर बाकी सब अपन एक एक हेड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन आ जाए थी स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जैसे मेरा विल हुआ कि लेट सपोज आई वांटेड टू कॉन्ट्रैक्ट माय फोर आर्म, तो मेरे ब्रेन के कॉर्टेक्स से सिग्नल गया थ्रू माय स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स के थ्रू, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू वो नर्व्स आई और वो अटैच हो गई मसल्स पे। तो फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स दैट ब्रेन इज कनेक्टेड टू द मसल। सेकेंड डायग्राम मैग्नीफाइज दिस। तो सेकेंड डायग्राम में हमारा ये है कि जो मसल है उसके मसल फाइबर पे आके अटैच हो रहा है एक नर्व सेल, नर्व की एंडिंग जो कि अपन कहते हैं उसको एक्सॉन। तो नर्व सेल आके एक्सॉन आके मसल पे अटैच हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे अब अपन थर्ड डायग्राम में देखें तो ये उसका और मैग्नीफाइड व्यू है कि अब जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, ब्रेन से आई और नर्व के थ्रू कंडक्ट हुआ, नर्व एक्साइट हुई, नर्व के थ्रू इम्पल्स कंडक्ट हुई और वो एट दी एंड आ गई मसल फाइबर पे। अब क्या होगा, जो नर्व अपनी एक्साइटेड थी वो कुछ अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगी, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करेगी जो कि मसल पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। तो मसल के कुछ ऐसे एंजाइम्स को, मसल के ऐसे कुछ रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट करेगी जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होए। तो ये अपना इन जनरल था पाथवे फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो और स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अपने को ये फोर्थ डायग्राम ऐसा ग्राफ मिलता है। जैसे अगर अपन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन यदि मेजर करें कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या आयन, कौन कौन से आयन अंदर गए, कौन कौन से बाहर गए, जिससे कि मसल पहले डीपोलराइज हुई फिर रीपोलराइज हुई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मसल अपनी स्टैंडर्ड जो स्केलेटल मसल होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। तो इसमें यदि अपन देखें जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नर्व से सिग्नल आया, नर्व से स्टिमुलस आया और उससे आयन चैनल ओपन हो गए। तो सोडियम आयन चैनल पहले ओपन हुए, सोडियम अंदर गया, मसल के अंदर गया, जिससे कि मसल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ गया। जैसे सोडियम अंदर आया, मसल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ा और इस फेज़ में हो जाता है डीपोलराइजेशन। और मिनिमम एक कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम चैनल्स चाहिए जो थ्रेशोल्ड अमाउंट कहते हैं। जैसे अपन उसको, जैसे कि मैं कहूँ फॉर एग्जांपल गाड़ी चलने के लिए आपको मिनिमम, गाड़ी चलाने के लिए आपको मिनिमम आधा लीटर फ्यूल चाहिए ही चाहिए, वरना उससे पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। भले ही आप 400 ml भी फ्यूल डाल दें, उससे पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी चलाने के लिए आपको 500 मिनिमम ml फ्यूल डालना पड़ेगा। ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। जो आयंस होते हैं, जो सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर होते हैं और वो अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं और -55 मिली एम्पियर का वो अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करते हैं, -55 मिली वोल्ट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करते हैं, उसके बाद एकदम से बर्स्ट ओपन होती है सोडियम चैनल्स और वो डीपोलराइज कर देती है। जैसे डीपोलराइजेशन हो जाता है उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपन होती है। और पोटेशियम चैनल जैसा मैंने बताया वो पोटेशियम इंट्रासेलुलरली मतलब विद इन द सेल वो एक्सेस में होता है। तो पोटेशियम चैनल ओपन होती है और पोटेशियम मूव आउट ऑफ द सेल। तो जैसे ही पोटेशियम मूव आउट होता है सेल के, तो क्या होता है, जो अपना पॉजिटिव वोल्टेज गया था वो नेगेटिव में आने लग जाता है। नेगेटिव में आता है तो उसको कहते हैं अपन रीपोलराइजेशन। तो गाइज ये थी बेसिक स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और उससे रिलेटेड उसका इलेक्ट्रिकल चार्ट, जिसमें कि अपन ने डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन पढ़ा। और मैं लास्ट में बताऊँ हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है।
पोटेशियम चैनल ओपन रह जाती हैं, मतलब एक्सेस ओपन हो जाती हैं, जब उनको बंद हो जाना चाहिए था तो वो बंद नहीं हो पाती, और एक्सेस ओपन होके वो जो रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, वो और नेगेटिव हो जाता है अराउंड -85 और -90 मिली वोल्ट। तो ये है अपना बेसिक स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो अपने जो वॉलंटरी है, अपनी विल में है। अब अपन आते हैं एक एक प्रॉपर्टी करते हैं जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। अब है फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवॉलेंट्री। सो पेस मेकर सेल्स जनरेट देयर ओन इम्पल्स, ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आप भी जानते होंगे, इसमें कोई एलेबोरेट करने वाली बात नहीं है। ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल आवर हार्ट। तो जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट अब बढ़ जाए तो आई कांट डू दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी क्या होता है? पेस मेकर सेल्स जनरेट देयर ओन इम्पल्स। जैसे कि इम्पल्स अभी स्केलेटल मसल में इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रही थी? ब्रेन से आया, ब्रेन से वो गया अपना स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्व्स, और पेरिफेरल नर्व्स इनर्वेट कर रही थी मसल फाइबर को, और मसल फाइबर फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ये थी पूरी अपनी एक पाथवे था जिससे कि मसल में इम्पल्स पहुंच रही थी और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। हार्ट के केस में क्या होता है? विद इन द सेल्स उसके कुछ पेस मेकर्स होते हैं, मतलब जो कि बार बार एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करेंगे। जो जनरेशन स्केलेटल मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही थी वो नर्व सेल के थ्रू हो रही थी, जो पेरीफेरी में नर्व सेल्स हैं जो स्टिमुलेट हुए हैं। लेकिन हार्ट के केस में जो कार्डियक मसल्स है उनके केस में हार्ट के अंदर खुद ब खुद हार्ट के अंदर पेस मेकर सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि अपना इम्पल्स खुद ब खुद जनरेट करते हैं। इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। और सेकेंडली एसए नोड कंटिन्यूसली फायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने +1 +2 में, कि दो नोड होते हैं, मेजरली दो नोड होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। तो ये क्या है? ये वही नोड है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये पेस मेकर सेल्स हैं, इनको अपन कहते हैं, एक को एसए नोड कहते हैं। एसए नोड प्रोमिनेंट डोमिनेंट होता है और एवी नोड उसके सेकेंडरी होता है, रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट नोड जो होता है, जो एसए नोड होता है, वो खुद की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू आउट द अपना कार्डियक मसल, मतलब थ्रू आउट द हार्ट, वो उसको ट्रांसमिट करता है जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको कहते हैं अपन ऑटो रिदमिसिटी। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अपन आप लेफ़्ट में देखें, ये फ्लो चार्ट देखें जैसा अपन ने स्केलेटल मसल में करा। अब अपन राइट में देखते हैं। राइट में क्या होता है? राइट में यह होता है कि जो मैंने आपको बताया, जो पेस मेकर सेल्स होते हैं और कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये खुद ब खुद जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जनरेट कैसे करते हैं, अपन इसको डिटेल में देखते हैं। अब जैसा कि अपन ने स्केलेटल मसल में ऑलरेडी पढ़ा कि सोडियम चैनल ओपन होती है, सोडियम बाहर से अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होता है, और रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल ओपन होती है, पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है। ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये ऐसा होता है। लेकिन जो ऐसे नोड हैं, जो पेस मेकर सेल्स हैं, इनमें थोड़ा सा अलग होता है। इनमें क्या अलग होता है कि ये ऑटो रिदमिसिटी को, मतलब ये कैसे अपनी आप अपनी रिदम जनरेट कर लेते हैं। इनमें थोड़े से आयन चैनल के थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये ऑटो रिदमिसिटी जो इसको एक्सप्लेन करती है। अब अपन देखेंगे क्या होता है ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिकल चार्ट बनाया है। इसमें अपन ने फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 0, फ़ेज़ 3 को डिवाइड कर दिया है। अब मैं बताऊँगा आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 कहाँ गए, बाद में बताऊँगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ़ेज़ 4 में यदि अपन देखें तो इसमें सोडियम, जैसे IF दिख रहा होगा, यानी फ़नी करंट। क्या है ये है लीकी सोडियम चैनल्स। मतलब कि जैसा मैंने आपको स्केलेटल मसल में बताया कि जब मसल का ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे कि नर्व से इम्पल्स आया और मसल को कंडक्शन होने को कहा, तो ही सोडियम चैनल ओपन होंगे, तो ही उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ही डीपोलराइजेशन होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी एसए नोड में थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल लीक हो रही होती है। वो ऑलवेज सोडियम को बाहर से अंदर मतलब
सोडियम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमेशा बाहर से अंदर आ रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली टू इंटर सेलुलर। तो इससे क्या होता है, जो करंट होता है उसको अपन फ़नी करंट भी कहते हैं। मतलब कि फ़नी इन द सेंस ये नहीं कि उसको जो देख के मतलब हंसी आ गई मुझे, जो अपने प्रीवियस डिस्कवरर थे, साइंटिस्ट थे, उनको ये थोड़ा अनयूजुअल लगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया फ़नी करंट। और एक होता है फ़नी करंट ऑफ सोडियम चैनल्स, और ये है एक करंट कैल्शियम करंट। मतलब कि सोडियम और कैल्शियम थोड़े थोड़े अमाउंट में अंदर आ रहे हैं, लीक हो रहे हैं, जिससे की वजह से जो स्केलेटल मसल में जो स्ट्रेट अपना वो बन रहा था, जैसे आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे तो -70 से वो कुछ टाइम तक वो स्ट्रेट रहा, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुई वो एकदम से शूट हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें -60 है, और इसमें क्योंकि सोडियम चैनल लीकी हैं, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल अंदर सोडियम और कैल्शियम को इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ये धीरे 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 बढ़ती जा रही हैं। और ये -60 से -40 जैसी पहुँचती हैं, तो जैसे -40 जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इसके बाद जो चैनल्स होंगी वो एकदम से बस्ट ओपन हो जाएंगी, वो बस्ट ओपन हो जाएगी, उससे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और कैच है कि पहले वहाँ पे सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आ रहा था स्केलेटल मसल में, अब यहाँ जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पहुँचेगा, अब यहाँ पे कैल्शियम अंदर आएगा। वहाँ पे सोडियम आ रहा था, यहाँ कैल्शियम अंदर आएगा। और थर्डली जब इसको वापस डीपोलराइज होना पड़ेगा, मतलब रीपोलराइज, सॉरी, जो फेज़ 3 है अपना, जिसमें वो ग्राफ वापस नीचे जा रहा है, उसमें क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगी और पोटेशियम जो अंदर ज़्यादा था वो वापस बाहर आएगा, जिससे रीपोलराइजेशन हो जाएगा। बहुत खिचड़ी पक गई है, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, बहुत आसान है, लास्ट टाइम अपन इसको करते हैं। क्या होता है, जो पेसमेकर सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, जो थोड़े अलग होते हैं बाकी न्यूरॉन से, बाकी स्केलेटल मसल से। कैसे, जो अपनी नॉर्मल स्केलेटल मसल होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो नर्व से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, वो एकदम उसको ऑर्डर की तरफ फॉलो करती है कि हाँ अब इम्पल्स आया, अब ऊपर से इम्पल्स आया तो ही मैं सोडियम चैनल ओपन करूँगी, जिससे सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन होगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा तो रीपोलराइजेशन होगा। लेकिन हार्ट में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये जो ऐसे नोड के सेल्स होते हैं, ये थोड़े से डीट होते हैं, थोड़े से नॉटी होते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें लीकी चैनल्स होती हैं। तो मतलब कंटिन्यूसली सोडियम अंदर और सोडियम और कैल्शियम अंदर कंटिन्यूसली इन्फ्लक्स हो रहा होता है, रिस रहा होता है। तो जिससे कि क्या होता है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्योंकि अंदर सोडियम आया जा रहा है, इसलिए वो एक स्लोप बनती है। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पहुंचता है, एकदम से बूम आता है, एकदम बर्स्ट होता है, कैल्शियम चैनल ओपन होती है, कैल्शियम अंदर आती है। और जो कैल्शियम चैनल ओपन होती है वो होती है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। इसको आप याद रखिए, जो कैल्शियम चैनल होती है एल टाइप होती हैं, जो फेज़ 0 में बताई मैंने आपको, वो एकदम से डीपोलराइजेशन कराएंगी। फिर वही सेम साइकिल आ जाएगी कि फेज़ 3 पे रीपोलराइजेशन होगा, मतलब कि सोडियम चैनल ओपन होंगी, सोडियम बाहर जाएगा और वो वापस फिर से थ्रेशोल्ड के नीचे पहुंच जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑटोरिदमिसिटी ओवरऑल समराइज़ करा। एक बार अपन इसकी समरी देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्ट की, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि ऐसे नोड की आप इलेक्ट्रिकल चार्ट बनाइए, उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाइए। तो जैसा कि मैंने आपको फेज़ 4 में कहा था कि सोडियम और कैल्शियम चैनल लीक हो रहे होते हैं। तो जैसे मैंने उसके नीचे, उस फेज़ के नीचे उसका इन और आउट कर दिया है। जैसे सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन है अपने, लीक हो रहे हैं, तो कंटिन्यूसली सोडियम और कैल्शियम अंदर आ रहे हैं। इसमें पोटेशियम का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन इतना वो माइनर है, कहलाता नहीं है वो। तो अपन इसको फ़नी करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अनयूजुअल है और ये हमेशा चलता रहता है। अब जैसे ही फेज़ 0 पे आया, जैसे थ्रेशोल्ड जैसे ही आया, -40 क्रॉस हुआ, एकदम से सारे कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, और स्केलेटल मसल में सारे सोडियम चैनल ओपन हो रहे थे। तो एकदम से सारे कैल्शियम चैनल ओपन हुए, एकदम से बूस्ट आया इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, और एकदम से हार्ट डीपोलराइज हुआ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बेसिकली सॉरी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एकदम से पेस मेकर एक्टिवेट हुआ, उसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट करी। फिर फेज़ 3 में क्या होगा, फिर से वापस अपने को बैक टू नॉर्मल जाना है। तो फेज़ 3 में वापस पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा और वापस वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा।
वही है, इसको वापस समराइज, आयोनिक बेसिस ऑफ एसे नोड ऑटो रिदमिसिटी क्या है, फेज 4 फनी करंट, जो मैंने आपको बताया कि वो अनयूजुअली वो लीक होता जा रहा था तो उसको फनी करंट नाम दिया गया। तो सोडियम इन्फ्लक्स, तो टी टाइप कैल्शियम चैनल है ना, वो हेल्प रीच थ्रेशोल्ड। एक तो एल टाइप कैल्शियम चैनल थे जो कि फेज़ 0 में थे, और वो क्या कर रहे थे, एकदम बस्ट ओपन हो रहे थे, तो जो नोड था वो डीपोलराइज हो रहा था। लेकिन जो फ़नी करंट है, जो टी टाइप कैल्शियम चैनल है और फ़नी करंट मतलब अपना लीकी सोडियम चैनल्स है, ये दोनों मिलके रीच कराते हैं थ्रेशोल्ड तक, ताकि एकदम से बस्ट ओपन हो जाए एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो टी टाइप कैल्शियम चैनल एंड फनी करंट हेल्प टू रीच थ्रेशोल्ड। फेज़ 0 में क्या होता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होती है जिससे डीपोलराइजेशन होता है। फेज़ 3 में रीपोलराइजेशन होता है। कैसे होता है वो, पोटेशियम ईफ्लक्स हो जाता है, और पोटेशियम ईफ्लक्स कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो वो हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर रीपोलराइजेशन में क्या, वो जैसे -60 उसका बेस था, -60 मिली वोल्ट उसका बेस था, लेकिन हाइपर रीपोलराइजेशन की वजह से वो -60 के भी नीचे चला जाता है। तो इसमें क्रक्स क्या है, क्रक्स है कि नो स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें कभी चीज़ स्टेबल ही नहीं, मतलब एक एक होता है, एक नॉटी बच्चा होता है, वो स्टेबल कभी बैठ ही नहीं सकता। और एक बच्चा होता है भाई, उसको बोलो ऑर्डर दो कि बेटा सो जा तो सो जाएगा, खाना खा ले तो खाना खा लेगा। और एक होता है वो हाइपर एक्टिव बच्चा, है ना, तो वो हाइपर एक्टिव बच्चा जैसा ही है ये ऐसे नोड कि वो कभी स्टेबल रह ही नहीं सकता, वो हमेशा उसमें सोडियम चैनल लीक करती रहेंगी, पोटेशियम कैल्शियम चैनल लीक करती रहेंगी, जिसकी वजह से हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, हमेशा वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता रहेगा। ये अपनी हो गई एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड। अब अपन करेंगे कार्डियक मसल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अभी तक हो रही थी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड, अब अपन करेंगे फिर से डिटेल में करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डियक मसल, मतलब मायोसाइट। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मायोसाइट पढ़ने के लिए अपन फिर से एक बार पीछे से चलना पड़ेगा अपने को। तो जैसे मैंने बताया ऐसे नोड, अब ऐसे नोड एक्टिवेट हुआ और उसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द अपना हार्ट डिलीवर कर दी, मतलब उसने समझिए ऐसे नोड जिस कंपार्टमेंट में है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिलीवर कर दी। तो अब क्या होगा, अब मायोसाइट जो कि उसके एडजेसेंट नियर मायोसाइट हैं वो हुए थोड़े से, क्या हुए थोड़े से, मतलब वो हुए स्टिमुलेट हुए। तो स्टिमुलेट हुए, जैसे कार्डियक मायोसाइट का इलेक्ट्रिकल चार्ट अलग है और ऐसे नोड का इलेक्ट्रिकल चार्ट अलग है, मतलब कि कार्डियक मायोसाइट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है और ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो इसमें क्या है, कार्डियक मायोसाइट का रेस्टिंग पोटेंशियल है -85 मिली वोल्ट। तो अब बेसिकली कार्डियक मायोसाइट अपना रेस्ट कर रहा था, तभी ऐसे नोड से इम्पल्स आई कि भाई चलो काम पे लगो, है ना। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे फिर से सोडियम चैनल आ गई, तो मतलब कि फेज़ 0 में सोडियम चैनल एक्टिवेट हुई, जिससे कि एकदम सोडियम चैनल ओपन हुई और सोडियम अंदर गया, इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, जिससे कि क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब कि कार्डियक मायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब फेज़ 1 पे आए अपन। तो फेज़ 1 में क्या होगा, होना रीपोलराइजेशन है क्योंकि डीपोलराइजेशन हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा फैंसी बना दिया इसको भगवान ने कि यार ये थोड़ा अपना हार्ट है ना, जो वाइटल ऑर्गन है, इसमें कुछ गड़बड़ है ना, आदमी सबसे पहले टिकट मेरी कटाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा फैंसी बनाया, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया, ताकि एकदम से इसमें कुछ गड़बड़ आ जाए। इसमें कुछ गड़बड़ आ नहीं पाए पहली बात तो डीपोलराइजेशन हो चुका है अपना, सोडियम चैनल ओपन हो गई, सोडियम अंदर आ चुका है। अब सेकेंडली होता है फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होती है और पोटेशियम बाहर जाता है, जैसा कि स्केलेटल मसल में भी होता है और ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल चार्ट में भी अपन ने देखा था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही फेज़ 1 कंप्लीट होता है, ऐसे ही इसमें ट्विस्ट आ जाता है कि फेज़ 2 में पोटेशियम चैनल ऑलरेडी ओपन है, कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाती है। कैल्शियम चैनल क्या करती है, कैल्शियम चैनल बाहर का कैल्शियम अंदर डाल देती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम को अंदर पुश कर देती है वो। तो इससे होता क्या है, फिर से थोड़ा सा भाई जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो वापस पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाता है।
जैसे कि आप देखोगे जो फेज़ 1 की एंडिंग है वो थोड़ी नीचे है और जो फेज़ 2 का टॉप है वो थोड़ा और ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल ठीक है उसको नीचे ले जा रही थी, लेकिन कैल्शियम ने उधर आके गेम बिगाड़ दिया इसका। कि कैल्शियम आया कि भाई मैं तो +2 चार्ज हूँ, तो मैं अगर अंदर आ रहा हूँ तो वोल्टेज तो बढ़ जाना चाहिए, तो ऐसे ये वोल्टेज बढ़ गया। तो ये कुछ देर के लिए फेज़ 2 में कैल्शियम चैनल ओपन हुई, फिर क्या हुआ, फिर वापस कैल्शियम चैनल क्लोज हुई, और फिर फेज़ 3 में अपनी पोटेशियम चैनल ओपन ऑलरेडी ओपन थी, वो ओपन ही रही। तो जिससे क्या हो गया, फिर अब रिपोलराइजेशन पक्का वाला रिपोलराइजेशन हो गया। और फिर फेज़ 4 मतलब रिपोलराइजेशन कंटिन्यूड है, डोमिनेटेड बाय अपना पोटेशियम चैनल ओपनिंग। तो क्या है इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया हार्ट को? अब देखिए, अब इसमें इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या बताया था मैंने, कि हार्ट मतलब इस बीच मसल कांटेक्ट नहीं कर सकती है ना। तो इसमें अगर ये नॉर्मल स्केलेटल मसल होती तो इसका कर्व नॉर्मल सा होता, मतलब कि जैसे डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन, उसमें इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम है। तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होने की वजह से चांसेस हैं कि वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, मतलब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, जिससे क्या होगा, एक टिटनेस जैसी स्टेट आ जाएगी। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस होता है रिटेन्ड और कंटिन्यूस, मतलब अपन बोले कि एक स्पाज्म जैसे स्टेट, मतलब कि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाएंगे उसमें, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन भगवान ने सोचा कि यार अगर इसका हार्ट गया तो ये 1 सेकंड में चला जाएगा, मतलब विद इन अ मिनट वो चला जाएगा। तो इसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा दिया, मतलब कि अब 200 मिलीसेकंड के अंदर अपनी हार्ट मसल फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा अगर आपकी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होके रह जाए, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप गए। तो ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डियक मसल। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड में फेज़ 4 था, फेज़ 0 था, फेज़ 3 था, लेकिन फेज़ 1 और फेज़ 2 गायब था। फेज़ 1 इसमें क्या है, पोटेशियम चैनल ओपन हो रही है, और फेज़ 2 क्या है, इसमें कैल्शियम चैनल भी ओपन हो रही है। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें एडेड हैं, मतलब कि ये ओरिजिनल था और ऐसे नोड में वो नहीं थे, इसलिए उसमें से फेज़ 1 और फेज़ 2 अपन ने हटा दिए। और इसमें आप नीचे देख सकते हैं सारे अपने जो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, वो मैंने सारे नीचे डिपिक्ट कर दिए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी के साथ हम इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी हमको हार्ट को अलग बनाने की, स्केलेटल मसल को अलग बनाने की। मतलब कि भगवान ने सोचा यार, जो मैंने आपको बताया 3-4 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड भगवान को लॉन्ग बनाना था, ताकि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं रह जाए। जैसे इसमें आप टॉप राइट में इमेज में देख सकते हैं, इसका मतलब स्पैज़म हो चुका है, मतलब फिंगर का स्पैज़म, मतलब सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, वो रिलैक्स नहीं हो रही है। ऐसा यदि हार्ट के साथ हो जाए तो बंदा निपट जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको स्पेशल बनाया। स्पेशल कैसे बनाया? इसमें प्लेट्यू डाल दिया। जो अपन ने देखा था फेज़ 2 में पोटेशियम के साथ कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गई, तो जिससे क्या हुआ, उसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया। और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड हुआ, इससे क्या हुआ, हार्ट मसल टेटनी होने से बच गई। तो क्या होता है, प्रिवेंट ओवरलैप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल और इसेंशियल टू अलाउ वेंट्रिकुलर फिलिंग। इससे एक और चीज़ होती है कि वेंट्रिकल को फिल होने में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इसमें आप लोअर राइट वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये अपनी स्केलेटल मसल के वो है टेटनी ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब इसमें एक बार जब अपन ने स्टिमुलेट करा मसल को, तो वो डीपोलराइज तो हुई, वो वापस रीपोलराइज ही नहीं हुई, तो ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसा हार्ट के साथ ना हो जाए, इसलिए स्केलेटल मसल की एक्टिविटी अलग है, ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलग है, और कार्डियक मायोसाइट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलग है। तो बेसिक गाइज, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, मतलब अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। अपन वैसे तो डॉक्टर बनने वाले हैं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक और एक्स्ट्रा स्टेप के लिए कि मैं बताऊं इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, तो जो एरिथमिया होता है, मतलब कि अगर वैसे तो भगवान ने अपने को इनबिल्ट सिस्टम दिया कि कुछ अरिथमिया ना हो, क्योंकि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे नॉटी पीपल्स होते हैं जिनको रिदम गड़बड़ा जाती है ना। तो ऐसे लोगों के लिए एंटी अरिथमिक एजेंट बनाए हैं, ये अपन नहीं बनाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो ड्रग्स होते हैं,
ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जो एसए नोड और अपना कार्डियक मायोसाइट की अलग अलग फेज़ पे काम करती हैं। जैसे मैंने बताया था फेज़ 0, 1, 2, 3, 4, उनके अलग अलग फेज़ पे काम करके वो एरिथमिया को ख़त्म करती हैं। तो ये है इसका क्लिनिकल कोरिलेशन। ये ड्रग का, ये आप ड्रग पढ़ेंगे फार्मा में, तो वेरापेमिल बहुत कॉमन ड्रग है। तो ये टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ऐसे एरिथमिया को ये रिजॉल्व करती है। सो गाइस, हमने बड़ा टॉपिक था लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी इसको आसान बनाऊँ मैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई वुड लव टू हेयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। थैंक यू।